प्रवासी कहानीकारों की श्रृंखला में आज सुनिए हरप्रीत सेखा की लिखी हुई कहानी वो रात। कनाडा में बस चुके लेखक हरप्रीत सेखा जी मूल रूप से पंजाबी में लिखते हैं। कहानी का हिंदी अनुवाद किया है प्रसिद्ध साहित्यकार एवं अनुवादक सुभाष नीरव जी ने। प्रस्तुत है कहानी। वो रात मेरे अंदर धंस गई थी। मैं उसको फिर से जीना चाहती थी। इस बारे में मैंने योजना बना ली थी, पर अभी दिन था और अमन सो गया था। पहले वो वहशी बन गया था। उसके व्यवहार को देखकर एक बार तो मुझे लगा मानो वो मेरे से कोई बदला ले रहा हो। उसके बदन से पसीने की बू आ रही थी। बोला, कुछ देर सो लेने के बाद ही नहाइएगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब उसका फितूर उतरा, मैं गुस्लखाने में चली गई। नहाते हुए मैं सहज हो गई। सोचा इतने बरसों बाद मिले हैं, इसलिए आपा खो बैठा होगा। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो अमन सो चुका था। मेरा मन किया कि फर्श पर बिछे गद्दे पर ही उसके साथ लग कर लेट जाऊं, पर उसे गहरी नींद में सोया देखकर मैं साथ वाले गद्दे पर लेट गई। फर्नीचर मैंने अभी कोई ख़रीदा नहीं था। सोचती थी कि अमन के इंडिया से आने पर उसकी सलाह से ही लूँगी। घर का अन्य सामान भी खरीदना था। ये सब काम मैंने अगले दिन पर छोड़ रखे थे। उस दिन तो पूरी तरह छुट्टी थी। अमन के सोकर उठने के बाद मुझे उसे बाहर घुमाने ले जाना था और फिर अपने उस सपने को जीना था, उसे साकार करना था। मुझे ऐसा लगता था मानो सच में ही ये मेरा विवाह वाला दिन हो, जब मैं अमन को एयरपोर्ट से लेने जा रही थी। मुझे लगा था मानो मैं अमन को ब्याहने चली हूँ। राह में सोचती रही कि जाते ही उससे एकदम से लिपट चिपट जाऊंगी, पर वहाँ पहुँचने पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकी। बस थोड़ा सा उसके साथ सटकर खड़ी रही थी। अमन भी कोई दुआ सलाम किए बिना पासपोर्ट मेरी ओर बढ़ाकर बोला था, देखना सीरत, कनाडा की पक्की मोहर लग गई है ना। पासपोर्ट देखकर उसे लौटाते हुए मैंने अटैचियों वाली ट्रॉली पकड़ ली थी। हम कार की ओर चल दिए थे। कार में अटैची रखकर अमन कार के ड्राइवर वाले दरवाजे की ओर जाकर खड़ा हुआ। मैंने मजाक में चाबी उसकी तरफ कर दी। उसने कार के अंदर देखा और ओ तेरी, मैं तो इंडिया के भरम में ही था, कहकर वो दूसरी तरफ चला गया और फिर कार में बैठते ही बोला, अभी तो तेरी सवारी हूँ। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे लगा था जैसे मैं उसे ब्याह कर ले चली हूँ। मैं हवाई अड्डे की ओर कभी कार चलाकर नहीं आई थी। पथ सूचक ऑन करके मैंने अपना पूरा ध्यान ड्राइव करने की ओर लगा दिया। कार को हाईवे 91 पर डालकर मैंने सुख की सांस ली। अब काफ़ी दूर तक सड़क सीधी थी। पथ सूचक की आदेश देती आवाज़ शांत हो गई थी। अमन बाहर की ओर देख रहा था। कार के अंदर की चुप्पी मुझे चुभी। मन में आया कि मुझे कोई बात करनी चाहिए, पर क्या बात करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अमन की तरफ देखा। वो मुझे बदला बदला लगा, मानो कोई पराया मर्द मेरे साथ बैठा हो। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं सोचने लगी, क्या दादी को भी दादा इसी प्रकार ही लगता होगा जब वो फौज से छुट्टी आता होगा। फिर मेरा ध्यान मम्मी की ओर चला गया। मैं सोचने लगी कि मम्मी को कैसा लगा होगा जब पापा 2-2.5 बरस बाद परदेश से लौटे होंगे। तब तो अब जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मैं तो रोज़ अमन को फ़ोन कर वीडियो कॉल्स के ज़रिए देखती और बात करती थी। फिर भी ये मुझे कोई अजनबी लग रहा था। कुछ देर बाद अमन की आवाज़ ने ही चुप्पी तोड़ी। वो बोला, वो सामने तो कोई गुरु घर लगता है। हाँ, नानकसर गुरुद्वारा है। मुझे अपना ये जवाब बहुत संक्षिप्त लगा। मैंने फिर कहा, जिस दिन मैं कनाडा आई थी, रूमी मुझे यहीं माथा टिकाने के बाद घर लेकर गई थी। ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि माथा टिकाने का मतलब लंगर छकाने से था। कुछ पल बाद वो बोला, अब रोमी नहीं मिली कहीं। रोमी अमन के गांव से थी। वो मेरे से साल भर पहले पढ़ने के लिए वैंकूवर आई थी। अमन ने ही उसको मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। वो एक अन्य लड़की के साथ एक मकान की बेसमेंट में किराए पर रहती थी। तीसरी उनके साथ मैं हो गई। मेरा यहाँ और कोई भी परिचित नहीं था। वो तो शादी करने के बाद ही विनीपेग चली गई थी। उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं रहा। मैंने जवाब दिया, उसने तो मुश्किल से साल भर ही फीस भरी होगी यहाँ कॉलेज की। अमन बोला, हाँ, जल्दी ही पक्की हो गई वो तो। उसे मनपसंद लड़का मिल गया यहीं पर। मुझसे कहा करती कि तू तो पहले पंख कटवा कर आई है, भरती रह फीसें। अमन ने मेरी ओर देखा।
जैसे मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पता नहीं उसने क्या पढ़ा होगा, पर मेरे दिल में उस समय पंख कटवाने का पछतावा नहीं था। पहले ये कभी कभी होता था, खासकर जब अमन को दूसरी बार भी कनाडा सरकार द्वारा वर्क परमिट वाले वीज़े से इनकार हो गया था। और उन्हीं दिनों मेरे साथ सबवे रेस्तरां में काम करता गुरप्रीत मेरे अंदर सिहरन छेड़ने लगा था। मैं बहुत कशमकश में से गुजरी थी। मेरे सपने में चांदनी रात आती, पार्क में खड़े खड़े मेरी बाहें गुरप्रीत के गले में होती, फिर पार्क की जगह अमन के घर की छत ले लेती। अमन और गुरप्रीत के चेहरे आपस में गड्ढ-मड्ढ होने लगते। कभी सपने को याद कर आनंदित होने लगती तो दादी का चेहरा सामने आ जाता। उसने कहा था, अपने कर्म ही ऐसे हैं धिये, तेरा दादा फौज की छुट्टी पर आया, मुझे ब्याह कर लौट गया। तेरा बाप तेरी माँ से शादी करके परदेश चला गया भटकने। लोग कहते हैं भइयों के लिए ब्याह कर लाया है। लोगों ने फौजन की भी अनेक बातें जोड़ रखी हैं। बड़ी कठिन घाटी है बेटी, तगड़ी होकर रहना वहाँ। तब मुझे लगा था जैसे दादी यूं ही ऊटपटांग बोल रही हों, पर यहाँ आकर दादी की बात बार बार याद आई थी। मेरी तरफ पल भर देखने के बाद अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस रोमी ने बड़ा दुखी किया मुझे। लोग कहा करते कि जैसे मास्टरों की रोमी नहीं लौटी कनाडा से, तेरी वाली भी नहीं लौटेगी। अब उधर देखना बंद कर दे। दुखी मुझे भी किया था रोमी ने। उसका एक नया मित्र बना था, जिसकी कार में वो मुझे हवाई अड्डे से लेकर आई थी। वो 2-3 रात के बाद चुपके से हमारी बेसमेंट में आ जाता। मुझे अदसोई को उठकर बैठक में सोने के लिए जाना पड़ता। अंदर से रोमी और उसके दोस्त की खुसुर फुसुर सुनकर मेरा मन मचलने लगता। अमन की याद आती, मन भटकता, दिल करता कि अमन भी यहीं हो या मैं इंडिया में हूँ। और जिस दिन मकान मालिक ने बेसमेंट खाली करने को कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। उन्होंने बेसमेंट किराए पर देते समय 2 शर्तें रखी थीं। पहली ये कि यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहेंगी, और दूसरी, रात बिरात किसी लड़के को आने की इजाज़त नहीं होगी। जब उन्हें मालूम हुआ कि रात में रोमी का दोस्त मिलने आता है, उन्होंने हमें बेसमेंट खाली करने के लिए कह दिया। नई बेसमेंट खोजने के लिए हमें बहुत भटकना पड़ा। कोई हमें देखते ही कह देता कि स्टूडेंट सफाई नहीं रखते, इसलिए वे उन्हें किराए पर नहीं रखते। कोई कहता स्टूडेंट शोर शराबा बहुत करते हैं। बहुत भाग दौड़ करने पर बमुश्किल कहीं 1.5 गुना अधिक किराए पर एक जगह मिली। पर मुझे अधिक किराए से ज़्यादा तंगी इस बात की थी कि रोमी का मित्र यहाँ भी रात में आ धमकता था। मुझे यही डर लगा रहता कि इस मकान के मालिक भी हमें आवारा लड़कियाँ ही समझने लगेंगे, जैसे पुराने मकान मालिक ने समझकर हमें बाहर निकाला था। रोमी कहती, मकान मालिक कौन होते हैं हमें बताने वाले कि कौन हमें मिलने आ सकता है और कौन नहीं। मैंने अमन की ओर देखा। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे नहीं पता उसके दिल में उस वक्त क्या चल रहा था। जब उसने रोमी ने बड़ा दुखी किया मुझे कहा था, परंतु मुझे लगा जैसे वो मेरी तरफ कृतज्ञता भरी निगाहों से देख रहा था कि मैं अपनी कॉल पर पूरी उतरी थी और उसको कनाडा बुलवा लिया था। मुझे उन दिनों की अमन की रुआसी आवाज़ नहीं भूली थी, जिन दिनों की वो बात कर रहा था। रोमी के दुखी करने वाली बात। 3.5 साल हो गए थे मुझे कनाडा आए। कॉलेज का 2 साल का कोर्स पूरा हो गया था और मैं यहाँ स्थायी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। स्थायी होने के बाद ही अमन को पक्के तौर पर बुला सकती थी। वर्क परमिट पर बुलाने वाला जुगाड़ सफल नहीं हुआ था। अमन अक्सर ही कहता, अब तो तू जल्दी जल्दी पक्की हो जाए तभी कुछ बात बने। यहाँ तो लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना ही दूभर किया हुआ है। और एक दिन इसने रुआसे स्वर में कहा था, लोग कहते हैं अगर उसने तुझे बुलाना होता तो अब तक बुला लेती। उसने वहाँ दूसरा ब्याह करवा लिया होगा रोमी की तरह। पर मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू ऐसा नहीं करेगी। उस दिन मैंने अमन के दिल को यकीन दिलाया था। उसके बाद के 3.5 साल मेरी यादों में से गुजर गए थे। मैंने अनुभव किया कि इस दौरान अमन की आवाज़ में कितना अंतर आ गया था। पहले वो कभी भी वीडियो कॉल कर लेता था, फिर कहता आसपास कैमरा घुमाकर मुझे भी कनाडा दिखा। मुझे लगता कि वो इस बहाने देखना चाहता था कि मैं कहाँ और किसके साथ थी, या कभी पूछता कि मेरी फेसबुक में फ़लाना लड़का कौन है। उसकी आवाज़ में आदेश होता। एक दिन कहने लगा, सुन तू रात को काम नहीं करेगी, दिन में कॉलेज जाना होता है, यदि काम पर ना गई तो अगले सेमेस्टर की फ़ीस कैसे भरूंगी। मुझे आना ही है,
फीस लायक तो दिनों में ही कमा कर दे दूंगा। उसको पहली बार वर्क वीज़ा मिलने से इनकार हो गया था। दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस अमन ने इंडिया से भेज दी थी। तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस देने का समय आने से पहले उसने मुझे किसी भी शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी थी। कार में लगे पथसूचक में से फिर आदेश देती आवाज़ उभरी। एलेक्स फ्रोज़र ब्रिज चढ़ने से पहले मैंने फिर अपना पूरा ध्यान कार चलाने की ओर कर लिया। बातचीत में मैं हाईवे से बाहर निकलने वाला रास्ता भूलना नहीं चाहती थी। नॉर्डल वे वाले राह पर पढ़कर मैंने पथसूचक यंत्र बंद कर दिया। अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे अपने शहर डेल्टा सरी आ गए थे। ये राह मेरे देखे वाले थे। जिस सड़क पर हम जा रहे थे उस पर बाएं हाथ दावत भवन था। यहाँ मैंने एक शाम काम किया था। पंजाब से आए अभी एक सप्ताह ही हुआ था कि रोमी मुझे अपने साथ ही काम पर ले गई। पंजाबियों की शादी की दावत पार्टी थी। मेरे अपने की शादी को अभी 10 दिन हुए थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा था और मैं किसी दूसरे की शादी में बहरा बनी हुई थी। हालांकि मेरे माँ बाप के घर बड़ी मुश्किल से ही गुजारा होता था, पर मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रकार ब्याह शादियों में बहरागिरी करूँगी। उस सारी शाम मुझे लगता रहा था मानो हर निगाह मुझ पर ही गड़ी है। काम के बाद मेरा रोना निकल गया था। जब मैंने फ़ोन पर अमन को बताया तो वो बोला, फिर ना जाना कभी ऐसे काम पर। पार्टियों में शराबियों का क्या भरोसा होता है। उसी सड़क पर दाएं हाथ सबवे रेस्तरां था। मैंने उसकी तरफ इशारा कर अमन को बताया, मैं यहाँ काम किया करती थी। इन्होंने स्पॉन्सरशिप देकर मुझे स्थायी करवाया है। अच्छा, फिर छोड़ क्यों दिया काम यहाँ से? अमन के दिमाग में शायद स्थायी करवाने वाली बात ने रेस्तरां मालिक के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी थी। मुझे लगा कि वो इस भाव के साथ ही सबवे रेस्टोरेंट की ओर देख रहा है। तुम्हें बताया तो था, जब स्टूडेंट थी तब कानूनी तौर पर सप्ताह में 20 घंटे ही काम कर सकती थी, पर मैं करती थी 50-50 घंटे। बाकी 30 घंटों की ये नाम मात्र तनख्वाह देते। कोर्स समाप्त होने के बाद भी मैं 2 साल उसी हिसाब से ही शरीर तोड़ती रही कि ये मुझे स्पॉन्सरशिप देंगे। ये लोग इतनी जल्दी कहाँ देते हैं स्पॉन्सरशिप? इन्हें इतने सस्ते काम करने वाले कहाँ मिलेंगे? जिस दिन स्थायी हुई उसी दिन मैंने नई नौकरी ढूंढ ली। अपने ही लोग हैं? अमन के इस सवाल पर मुझे हैरानी हुई। मैंने तो इसे सब कुछ बता रखा था। फिर सोचा, जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया सभी से जुड़ी बातें मैं अमन को बताती रही हूँ। शायद एक दूजे में उलझ गया होगा, या हो सकता है हवाई जहाज़ में नींद न आने के कारण उन्नीदेपन से मेरी बात की ओर पूरा ध्यान न दिया हो। मैंने जवाब दिया, अपने लोग ही अपनों को लूटते हैं। फिर रुककर बोली, अच्छा ये बताओ, अगर भूख लगी है तो करीब ही गुरुद्वारा है, वहाँ चले चलते हैं। अपने घर के पास भी गुरुद्वारा है, पर वहाँ इस वक्त गर्म रोटी नहीं मिलेगी। रोटी तो खाएंगे ही, जहाज़ वाला खाना बकबका सा था। मैंने कार गुरुद्वारा दशमेश दरबार की ओर मोड़ दी। अचानक ही अमन बोला, ये क्या है भाई, वो दुकान के आगे जलेबियाँ लिखा है। ये दुकान का नाम है कि मशहूरी करने के लिए लिखा है? ये मिठाइयों की दुकान है, इनकी जलेबियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने यहाँ भी थोड़े दिन काम किया है। ये दुकान पति पत्नी चलाते हैं। मैं शाम के 3 से रात के 10 बजे तक यहाँ काम करती थी। मेरी बस 10:10 पर इधर से गुजरती। मुझे कुछ दिनों में पता लग गया था कि दुकान का मालिक मेरी बस छुड़वाना चाहता था। 10 बजने से 5 मिनट पहले वो आकर कहता, ये बर्तन साफ़ कर दे। मैं कहती, मेरी बस छूट जाएगी। वो कहता, इस काम में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर छूट गई तो मैं छोड़ आऊँगा तुझे। परंतु मैं उसे ये अवसर देना ही नहीं चाहती थी। मुझे उसकी आंखों में मैल दिख गई थी। दुकान के अंदर वो पत्नी के सामने कुछ कह नहीं सकता था और मैंने 2 हफ्ते बाद ही वहाँ का काम छोड़ दिया था। मैंने ये बात अमन को नहीं बताई। सोचा कि पता नहीं अमन पर इसका क्या असर होगा, पर मैं उसको काम छोड़ने से एक रात पहले के बारे में बताने लगी। जहाँ मैं रहती हूँ उधर से इधर ज़्यादा बसें नहीं चलती। एक रात इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हाथ पैर बेजान होने लगे थे। शरीर सुन्न करती बर्फीली हवा चल रही थी। मेरे देखते देखते मेरे सामने से मेरी बस निकल गई। मैं स्टॉप स्टॉप करती पीछे से दौड़ी, मगर वो रुकी नहीं। अगली बस पता नहीं घंटे या 2 घंटे बाद आनी थी। अगला दिन कॉलेज का काम जमा करवाने का अंतिम दिन था। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया था। काम में ही इतनी व्यस्त रही थी। उसी रात घर जाकर पूरा करना था। सोचती थी कि उस रात सोऊंगी नहीं। सोचने लगी कि अब क्या करूं। मैं रुआसी हो उठी।
फिर मैंने पैदल चलकर घर जाने का फ़ैसला किया। राह में ख्याल आते रहे कि जैसे देखते देखते बस छूटी है, कोर्स भी इसी तरह हाथों से निकल जाएगा। फिर एक और सेमेस्टर करना पड़ेगा। मन बेचैन रहता, आंखें भर भर आती, शीतलहर नाक मुंह सुन्न किए जाती। तुझ पर गुस्सा आता रहा, पापा पर गुस्सा आता रहा कि मुझ अकेली को यहाँ जंगल बियाबान में भटकने के लिए भेज दिया। बीच बीच में मन कड़ा करके सोचती कि उधर जा रही किसी कार को रोककर उसे घर तक छोड़ देने का अनुरोध करूं, पर ऐसा नहीं कर सकी। ठंड के कारण पैर मन भारी हो गए। रोती डहती व मुश्किल अपने ठिकाने पर पहुंची। मुझे लगा जैसे अमन मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे लगा वो मेरी जिद और बहादुरी पर बलिहारी जा रहा हो। वो बोला, पता नहीं था ना सीरत कि तुझे यहाँ अकेला रहना पड़ेगा। एजेंट तो कहता था कि तेरे यहाँ पहुँचने के महीने भर बाद मेरी वर्क परमिट वीज़े की अर्जी लगा देंगे। जल्दी ही वीज़ा मिल जाएगा। मैं काम किए जाता और तू पढ़े जाती। तब पता नहीं था कि इस तरह किसी किसी को ही वीज़ा मिलता है। चल, अब तो बीत गया कठिन वक्त, मैंने कहा। कुछ पल बाद मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, समय तो जैसे तैसे कष्ट झेलकर बीत ही जाया करता है। ये बात शायद मैंने स्वयं को तसल्ली देने के लिए ही कही थी। एक पल को मेरे सामने से मेरी भाभी का चेहरा गुजर गया था। मैंने स्वयं इस कटीले राह पर चलने के बावजूद अपने भाई की राह आसान करने की खातिर अपनी भाभी को इसी राह पर घसीट लिया था। मेरा छोटा भाई प्रदीप रोज़ ही फ़ोन पर कहता, दीदी मेरा भी करो कुछ, आईलेट्स कर ले। मैं उसको कहती, मैं भी यही अंग्रेजी की परीक्षा पास करके यहाँ आई थी। इस तरीके से हज़ारों ही विद्यार्थी पंजाब से आ रहे थे। वे यहाँ किसी कॉलेज में 2 साल का कोई कोर्स करने आते और फिर यहीं स्थायी होने की अर्जी लगा देते। यही सलाह मैंने प्रदीप को दी, पर वो बोला, ये मुझसे नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका तलाश। और मुझे वही तरीका मिला जिस राह पे मैं पड़ी थी। मेरे यहाँ स्थायी होते ही अमन जोर डालने लगा था कि मैं एक बार इंडिया अवश्य आऊँ, बेशक कुछ दिनों के लिए ही। मेरा अपना भी बहुत दिल करता था लंबी छुट्टियाँ करने को। पिछले 4 साल काम और कॉलेज की व्यस्तता ने मुझे दम लेने ही नहीं दिया था। मैं हिसाब किताब में पड़ गई कि जितना अब तक कमाया था वो बर्बाद कराऊंगी और साथ ही काम से छुट्टियाँ ली तो कमाई बंद हो जाएगी। क्यों ना इतने डॉलरों से भाई के यहाँ आने का जुगाड़ ही कर लूँ। और जब मैंने अमन से इस बारे में बात की, वो एकदम चुप्पी साध गया। फिर बहुत ही ठंडी आवाज़ में बोला, जैसी तेरी मर्जी। मैं अमन के इस जवाब से डर गई। मन में आया कि भाई का घर बसाते बसाते अपना घर ना उजाड़ लूँ। मैंने अपने पापा के साथ सलाह की। वो अमन के घर गए। उसके पूरे परिवार के लोगों के चेहरे फूले हुए थे, पर मुझसे कोई नहीं बोला। फिर अमन की मम्मी ही बोली, हमारा लड़का तो भाई साहब अभी यहीं बैठा है, लोगों ने हमारा बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। इस पर मेरे पापा बोले, आपका नहीं जी, ये तो हमारा बेटा है। सीरत वहाँ पक्की होते ही सबसे पहले इसकी अर्जी भरेगी, फिर जैसे ये कहेगा वैसा करेंगे, और फिर करना भी इसी को है, सारे काम आगे बढ़कर। पापा इस मामले में बहुत सयाने हैं। उन्होंने अमन की तारीफ़ करके उसके परिवार को मना लिया और प्रदीप के विवाह का अखबारों में उसी तरह का विज्ञापन दे दिया जैसा अमन के डैडी ने दिया था 4 साल पहले। पापा ने सारी बातें मुझे बताईं और विज्ञापन की कॉपी भी मुझे भेज दी। उसमें लिखा था, कनाडा जाने की इच्छुक आईलेट्स में 6.5 बैंड प्राप्त लड़की की ज़रूरत है। सारा खर्च लड़के की कनाडा में सेटल्ड बहन करेगी। हाँ, समय को तो बीतना ही होता है, मुझे अमन की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा जैसे उसने गहरा निश्वास भरा हो सकता है मुझे यूं ही लगा हो। गुरुद्वारे से लंगर छककर हमने कार घर की ओर कर ली थी। आगे बेयर क्रीक पार्क आ गया। ये वही पार्क है जहाँ गुरप्रीत और मैं अपने गले में बाहें डाले महसूस करती। एक दिन गुरप्रीत ने बातों बातों में बताया था कि उसने कनाडा में स्थायी होने के लिए अर्जी दे रखी थी और कुछ दिनों में ही उसे स्थायी होने की उम्मीद थी। मैंने सहज ही पूछ लिया, उसके बाद आगे का क्या प्रोग्राम है? अगर तेरी जैसी लड़की मिल जाए तो यहीं शादी कर लूँ। उसका ये जवाब सुनकर मुझे अपने अंदर कुछ चिंता सा लगा। मैंने उसकी तरफ देखा था। मेरी तो भाई पहले से हो रखी है। मेरे मुंह से बड़ी कठिनाई से निकला। मुझे लगा जैसे ये सुनकर उसका भी चेहरा उतर गया। उस रात मेरा दिल खूब रोने को हुआ।
मुझे अपने पापा पर खींच आई कि उन्हें इतनी भी क्या जल्दी थी मेरा विवाह की। फिर पापा का रुआसा चेहरा याद आ गया। कभी कभी वो शराब पीकर रोने लगते, मुझे और मेरे भाई को आगोश में लेकर कहते, अगर कहीं राह में पकड़ा न गया होता, आज मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ रहे होते। मेरे जन्म से पहले उन्होंने खेत बेचकर अमेरिका जाने के लिए एजेंट को पैसे दिए थे, पर उनका जुगाड़ सही नहीं बैठ पाया था। उन्हें इसका सारी उम्र दुख रहा था और आईलेट्स की सीढ़ी के रास्ते विवाह कर कनाडा भेजने के फैसले पर पापा मुझे बेकसूर लगे। मैंने सोचा, यदि उनके अंदर अपने बलबूते मुझे कनाडा भेजने की सामर्थ्य होती तो वो क्यों मेरे पैर बांधते। मैंने अमन को बेयर क्रीक पार्क के बारे में कुछ न बताया। आगे एक और गुरुद्वारा आ गया था। मैंने अमन से कहा, यह गुरुद्वारा तो घर की तरह ही है। इसका बहुत सहारा रहा है मुझे। जब भी कभी शाम को रोटी खाने को मन करता यहीं आ जाती। अच्छा, कहकर अमन ने सिर नवा दिया। गुरुद्वारे के पिछली तरफ जहाँ पार्क इसके साथ मिलता है, वहाँ सुनसान जगह पर पंजाब और अन्य देशों से आए विद्यार्थी रविवार की शाम को मिला करते हैं। उससे आगे दरख्तों के झुरमुट शुरू हो जाते हैं। पार्क की यही वो जगह थी जो मेरे सपने में आती थी। मैं एक बार रोमी के साथ यहाँ आई थी। मस्ती का आलम, बेफिक्री, हंसी मजाक जैसे इस जगह पर ही टिके हों। चांदनी रात थी वो। रोमी का हाथ उसके दोस्त के हाथ में था और अन्य कईयों के हाथ अपने अपने साथियों के हाथों में। वो समय मेरे अंदर रुक गया, थम सा गया। रोमी अपने दोस्त के साथ दरख्तों के झुरमुट में गायब हो गई और मैं अकेली ही घर की तरफ चल दी। उस शाम पहली बार मुझे दादी की तगड़ी होकर रहने वाली बात समझ में आई थी। फिर तो लगता है यहीं आसपास ही है घर, अमन बोला था। हाँ, ये पास ही है। अब तेरे आने के साथ ही घर घर बनेगा। अभी तो एक खाली कमरा ही है। मैंने कहते हुए कार रोक दी। बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने से पहले मेरे मन में आया कि हम शादी के बाद पहली बार एक साथ अपने घर में दाखिल हो रहे हैं। कोई गीत संगीत होता, परिवार और रिश्तेदार होते, कोई तेल द्वार पर छुआता, कोई शगुन व्यवहार करता, पर यहाँ तो गहरी खामोशी थी। ये सोचते हुए मेरा मन भर आया। अंदर अटैची रखकर बेसमेंट का दरवाज़ा पीछे से बंद करते हुए मैं अमन से लिपट गई। मेरी रुलाई फूट पड़ी। कुछ देर मैं इसी तरह अमन के साथ लगकर खड़ी रही। कुछ पल बाद अमन ने मेरा चेहरा ऊपर उठाकर मेरे आंसू पोंछे और फिर वो सो गया था। उसके साथ वाले गद्दे पर लेटी मैं अपने फ़ोन में संभाल कर रखी विवाह की तस्वीरें देखने लगी। एक फ़ोटो पर मेरी निगाह अटक गई थी। उसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया, बस उसकी ओर देखती रही। पता नहीं कितनी बार पहले भी इस तस्वीर को इस प्रकार निहारा था। ये हमारे विवाह के बाद की फ़ोटो थी। मेरी चूड़े भरी बाहें अमन के कंधों पर टिकी हुई थीं। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विवाह वाली रात अमन ने पुनः वही पोज बनाने के लिए कहा था। उस गर्म रात में बिजली चली गई थी। अंदर दम घुटने लगा तो हम चौबारे में से निकलकर बाहर आ गए थे। अमन का घर खेतों के बीच है। आसपास खेत ही खेत। मंद मंद हवा चल रही थी। शायद चांदनी रात थी, शायद ना भी हो। इस रात को मैंने इतनी बार याद किया है कि मेरी कई कल्पनाएं इसके साथ जुड़ गई हैं। अमन ने कहा था, मेरे गले में वैसे ही बाहें डाल जैसे फ़ोटो खिंचवाते वक्त डाली थी। तब तो फ़ोटो खिंचवानी थी। चल अब प्यार से डाल दे। लो, यहीं बाहर। हाँ, तारों की गवाही में। सजी सवरी बाहें मैंने उसके कंधों पर रख दी। वो बोला, तेरी बाहें बंसरी जैसी हैं, कितनी सुंदर। फिर उसने अपने होंठ मेरी कलाई पर टिका दिए जैसे बंसरी में फूंक मार रहा हो। यही दृश्य था जो मेरी स्मृतियों में गहरे उतर गया था। ये याद ही नहीं कि मैंने उस रात को कितना जिया था। बस एक स्वप्न की तरह लगती है वो रात। उस समय मेरे दिमाग में 2 दिन बाद कनाडा पहुंचने का चाव था। ये कभी सोचा भी नहीं था कि 18 साल की होने के 2 दिन बाद ही मेरी शादी हो जाएगी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि लगा जैसे विवाह भी एक कार्यवाही ही है, कनाडा पहुंचने से पहले की। ठीक वैसे जैसे किसी कॉलेज में दाखिले के लिए और वीज़ा के लिए अर्जी भरी जाती है। और जिस शाम मैं रोमी के साथ पार्क में गई थी, उस रात मुझे एहसास हुआ था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा मन चाहता कि अमन जल्द से जल्द यहाँ आ जाए और फिर मेरी कल्पना और सपनों में अमन के घर की छत के ऊपर बिताई रात और पार्क वाली रात दोनों ही आने लगी थी। मैं सोचती कि जिस दिन अमन कनाडा आएगा मैं उस रात को फिर जीऊँगी।
और वो दिन आ गया था। मुझे लगता था जैसे आने वाली रात ही असल में शादी वाली रात हो। दिमाग में आया कि जब तक अमन सोकर उठेगा तब तक गहरी शाम हो चुकी होगी। उसको वाइट रॉक शहर लेकर जाऊंगी। बीच पर बने रेस्तरां की छत पर तारों और मोमबत्ती की रोशनी में डिनर करेंगे, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ बीच पर घूमेंगे। इस कल्पना के साथ मैं रोमांचित होने लगी। कुछ देर मैं उस कल्पना का लुत्फ लेती रही, फिर उठकर तैयार होने लगी। मन में आया कि कितना अच्छा होता यदि मैं पहले मेहंदी लगवा आती। कपड़े बदल कर मैंने चूड़ा पहना। कुछ देर अपनी बाहों को निहारती रही। इस चूड़े को मैं ढक ढक कर रखती रही थी। उस उम्र में विवाहित दिखने में मुझे शर्म आती थी। फिर मैंने अमन को जगाया। जब तैयार होकर मैं उसके साथ सेल्फी खींचने लगी, मुझे लगा अमन कहेगा कि इन बंसरियों को मेरे गले में डाल, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो शायद भूल ही गया हो कि उसने उस रात ऐसा कहा था। कार में बैठकर मैंने कार वाइट रॉक वाली बीच की ओर मोड़ ली। मेरे दिमाग में उस रेस्टोरेंट के खाने की कीमतें घूमने लगी थी। एक बार मैं अपनी सहेली के साथ वहाँ गई थी और वहाँ के रेट देखने के बाद हम पीठ घुमाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई थी। फिर कभी सही, हमने सोचा था। ऐसा ही कुछ सोचकर मैंने कार मैकडोनाल्ड रेस्तरां की ओर घुमा ली। वहाँ बर्गर पर बुर्की काटते हुए अमन ने बुरा सा मुँह बनाया। स्वाद नहीं लगा? मैंने पूछा। यूं ही बकबका सा है, कोई मिर्च विरच ला। आहिस्ता आहिस्ता स्वाद लगने लगेगा यहाँ का खाना। मुझे तो अब यहाँ का स्वाद पड़ गया है। तुझे और पता नहीं यहाँ का क्या क्या स्वाद पड़े हुए हैं, कहकर अमन थोड़ा सा हंस दिया। मुझे उसका यह मजाक अटपटा लगा, पर मैंने इस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान तो बाहर की ओर था कि कब अंधेरा उतरे और मैं अमन के साथ पार्क में जाऊं। जब हम पार्क में पहुंचे, अंधेरा उतर आया था। कार से बाहर निकलकर मैंने अमन का हाथ पकड़ लिया। मंद मंद हवा बह रही थी। मेरे सपनों में आने वाली जगह कुछ कदमों की दूरी पर थी। मैंने उधर देखा, फिर अमन से कहा, अमन, अपनी असली सुहागरात तो आज है। उस समय तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया था, इस बारे में पता ही नहीं था। ऐसा कहते हुए मैं अमन के साथ सट गई थी। अब हम किधर चले हैं? वो बोला। अपनी सुहागरात मनाने। मेरी बात सुनकर अमन हंस पड़ा। बोला, इधर तो कोई पार्क लगता है। मैं अमन का हाथ पकड़कर उसे पार्क के उस हिस्से की ओर ले गई जो मेरे जहन में बसा था। मैं मानो उड़ रही हूँ, उमंग के सुरूर में डूबी, मस्त। मैंने मचलते हुए कहा, अमन मेरे मिट्ठे, खेतों के बीच वाले घर की अपनी वो रात, कोठे पर सटकर खड़े होने का सीन, पता नहीं कितनी बार जागते सोते मेरे सपनों में आया है। तुझे याद है जब मैंने तेरे गले में बाहें डाली थीं? चलते चलते मैं रुक गई। मेरा मन किया कि अमन मुझे अभी अपनी बाहों में कस ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैं चल पड़ी। उस जगह पहुंचकर मैंने अमन को कसकर आलिंगन में ले लिया। मुझे लगा कि अमन अभी मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाएगा और बंसरियों की तरंगें छेड़ेगा। कुछ देर इसी तरह खड़ी रहने के बाद मैंने खुद ही अमन की ओर देखा। वो दरख्तों के झुंडों की तरफ देख रहा था। हमारे देखते देखते दो साए उनके बीच गायब हो गए थे। कुछ पल उधर देखने के बाद अमन बोला, तू पहले भी किसी के साथ यहाँ आई है? अमन की ठंडी आवाज़ सुनकर कसकर पकड़ा उसका हाथ मेरे हाथ से अपने आप ही छूट गया। अभी आप सुन रहे थे हरप्रीत सेखा जी की लिखी हुई कहानी वो रात। हिंदी में अनुवाद किया था सुभाष नीरव जी ने। ये कहानी प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका हंस में छपी थी। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।